तो दोस्तों ये कहानी बेहद अजीब कहानी है। इस कहानी को आपको पूरा सुनना ज़रूर चाहिए। एक जगह एक सरकारी पुलिया पर काम चल रहा था, पुल बन रहा था और वहीं पर एक खूबसूरत और नौजवान लड़की मज़दूरी का काम कर रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन काम करते करते उसके पेट में बहुत ज़्यादा अचानक से दर्द उठने लगता है और दर्द इतना भयानक था, ख़तरनाक था कि अपना पेट पकड़कर वो वहीं पर लौटने लगती है ज़मीन में। उससे वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। और जल्दबाजी में उसको वहीं के कुछ लोग उठाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और हॉस्पिटल में सबसे पहले उसकी कुछ टेस्टिंग होती है और फिर उसका अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन दोस्तों अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को देखने के बाद लोग दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और लड़की के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उसके बाद होता क्या है और उसके साथ ये क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, आइए चलिए जानते हैं शुरू से पूरी इस कहानी को। तो दोस्तों आज की ये कहानी हमारे उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से है और यहाँ पर एक पुरानी पुलिया को तोड़कर पुल का निर्माण किया जा रहा था। 18 से 20 लोग लगभग यहाँ पर मज़दूरी का काम कर रहे थे। सारे मज़दूर लोग आसपास के ही गांव से थे और उन्हीं मज़दूरों में से 26-27 साल की एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम पिंकी था, वो भी यहाँ पर मज़दूरी का काम कर रही थी, यहाँ शामिल थी। पिंकी एक गरीब परिवार से थी इसलिए मज़दूरी कर रही थी। और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि पुलिया का निरीक्षण करने एक PWD का इंजीनियर जो कि इस लाइन में जेई होते हैं, उनका नाम था अरुण कुमार, वो वहाँ पर आते हैं और उनके साथ में उनके 2 बच्चे भी होते हैं। एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम ऋषिका था और एक 5 साल का बेटा जिसका नाम रोहन था। तो ये बच्चे भी वहाँ अपने पापा के साथ आते हैं और जैसे ही साइड पर आकर उनकी कार रुकती है तब वो बच्चे कार से सीधा उतरकर इधर उधर खेलने लग जाते हैं। अब जो पिंकी थी वहाँ पर वो अपना मज़दूरी का काम कर रही थी, बिज़ी थी। वो उन बच्चों को देखकर उनके पीछे पीछे लग जाती है, दौड़ने लगती है कि कहीं इन बच्चों को चोट फेंट ना लग जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वो ईंट पत्थर उठाकर इधर से उधर मार रहे थे। और वो बच्चों से कहती है कि बेटा ऐसा मत करो, आप लोगों को चोट भी लग सकती है, इस तरह से मत करो, मत खेलो, आपके कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। ऐसे ही वो उनके पीछे लगी रहती है, भागती रहती है, लेकिन जो बच्चे थे वो मान ही नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे, क्योंकि बच्चों का काम ही अक्सर ये होता है। अब दोस्तों कुछ देर खेलने के बाद रोहन अपने पापा के पास यानी अरुण कुमार के पास आता है और उनसे कहता है कि पापा हमें बहुत तेज़ की भूख लग रही है, हमारे लिए कुछ खाने के लिए इंतज़ाम करवाइए, कुछ दिलवाइए। वो कहते हैं कि बेटा अभी यहाँ से हम चलेंगे तो रास्ते में कुछ खा लेना। लेकिन जो लड़की पिंकी थी उनका हाथ पकड़ती है और उनसे वो कहती है कि चलो बच्चों, मैं तुम्हें दिलवा कर लाती हूँ, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए खाने के लिए। और कुछ ही दूरी पर वहाँ एक दुकान थी, वो वहाँ पर लेकर जाती है और लगभग 100 रुपये का सामान वो बच्चों को वहाँ से दिलवा देती है। और जब वापस आती है तो अरुण कुमार देखते हैं, रोहन कहता है कि पापा हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली है, लेकिन फिर दोबारा वो खेल में लग जाते हैं और लाख मना करने के बावजूद भी वो मान नहीं रहे थे। और आखिरकार होता यह है कि जो बच्चा था रोहन, वो कीचड़ में गड्ढे में गिर जाता है और उसके कपड़े जो थे वो गंदे हो जाते हैं। अब दौड़कर फ़ौरन पिंकी वहाँ पहुँचती है, उठाती है उसे और उसके बाद अरुण कुमार की नज़रें अपने बच्चों पर पड़ती हैं तो वो भी उन्हें मारने के लिए, डांटने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन पिंकी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है दीवार की तरह और वो कहती है कि साहब ये बच्चे ही तो हैं, अब बच्चे नहीं करेंगे ऐसा तो कौन करेगा, आप इन्हें डांटो मत, मारो मत। अब उसके बाद वो रोहन के कपड़े निकालती है जो भी, और वहाँ पर ड्रम में पानी रखा हुआ था उससे वो धोती है, उसको नहलाती भी है और साथ ही अपना एक शॉल लेकर वो आया करती थी, साफ़ सुथरा वो काम पर लाती थी। वो उस शॉल को निकालती है, उससे बच्चे के शरीर को पोंछती है टॉवल की तरह और उसके बाद उसी शॉल में लपेटकर उसे बिठा लेती है और थोड़ी ही देर में रोहन को नींद भी आ जाती है। ये सब जब अरुण कुमार देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि उनके बच्चों का कोई इस तरीके से ख्याल रख रहा है, देखभाल कर रहा है।
उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं कैसे जाऊं, कपड़े तो पानी में पिंकी ने भिगो दिए हैं। तब पिंकी कहती है कि साहब अभी आप रुक जाइए थोड़ी देर और ये बच्चे भी सो रहे हैं, जब ये बाबू उठेंगे तो आप इन्हें ले जाना। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, एक और साइट पर मुझे जाना है और मैं वहाँ से लौट कर आता हूँ, तब तक तुम इन बच्चों का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा। अब 1 घंटे बाद फिर से वो वापस आते हैं। तब तक रोहन जो था वो उठ के फिर से खेल में लग गया था और पिंकी उनके पीछे पीछे लगी हुई थी दोनों बच्चों के। लेकिन जब वो आते हैं तो फिर वो लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और इंजीनियर साहब जो थे अरुण कुमार जी, वो जाने से पहले 100 रुपये पिंकी को निकाल कर देते हैं और कहते हैं ये वो पैसे हैं जो तुमने इनको सामान दिलवाया था, चीज़ दिलवाई थी, ये उसके पैसे हैं, रख लो। पिंकी कहती है नहीं साहब ये मैं नहीं ले सकती, और मैंने बच्चों को सामान दिलवा दिया तो क्या हो गया। अरुण कुमार जी बहुत ज़िद भी करते हैं लेकिन फिर भी पिंकी उनसे पैसे नहीं लेती। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही 2-3 बार और वो आते हैं इस साइट पर और उनके साथ बच्चे भी होते हैं। जब भी वो आते पिंकी के पीछे पीछे बच्चे लग जाते और पिंकी भी उनका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखती। अब होता यह है कि एक दिन पिंकी के पेट में बहुत तेज़ दर्द, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द उठने लगता है और वो वहीं पर बैठ जाती है, अपना पेट पकड़कर तड़पने लगती है और उसके बाद सारे लोग हैरान रह जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता क्या हुआ। तभी इंजीनियर साहब उसके पास आते हैं और अपनी कार लेकर आते हैं, लेकिन आज उनके साथ उनके बच्चे मौजूद नहीं थे। वो देखते हैं कि पिंकी इस हालत में है, वो फ़ौरन ही पूछते हैं अरे इसे क्या हुआ, तो लोग बताते हैं कि इसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तब वो फ़ौरन कहते हैं कि किसी को बुलाओ इसके घर से। लेकिन दोस्तों पिंकी के घर पर कोई मर्द नहीं था, क्योंकि वो अपने माँ के पास और घर में एक उसकी बूढ़ी नानी थी, उन्हीं दोनों के साथ वो रहा करती थी। पिता का देहांत हो चुका था, कोई भाई था नहीं। अब दोस्तों उसके पेट में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, किसी से देखा नहीं जा रहा था। तब जो इंजीनियर साहब थे अरुण कुमार जी, उन्होंने बोला चलो मेरी गाड़ी में इसको बिठा दो और हम इसको फ़ौरन लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। अब क्योंकि वहाँ पर कोई लेडीज़ मौजूद नहीं थी तो एक और मज़दूर जो कि वहाँ मौजूद था वो साथ में लेकर उसे बैठता है और उसके बाद ये उसको हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं, जहाँ फ़ौरन ही पिंकी को एडमिट कर लिया जाता है और ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ना शुरू होता है, इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है और फिर दर्द उसका थोड़ा कम होता है। अब दोस्तों 1-2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी जो उसकी माँ थी और उसकी नानी थी वो भी उन्हें पता चलता है तो रोते बिलखती हुई हॉस्पिटल पहुंचती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा है कि अगर अल्ट्रासाउंड होगा तो सही रहता है, क्योंकि बीमारी का पता चल सकता है। अरुण जी कहते हैं ठीक है, आप लोग अल्ट्रासाउंड भी कीजिए, चेक कीजिए क्या बात है। अब उसके बाद दोस्तों उसको रूम में लेकर जाया जाता है और उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड जब होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसके गुर्दे में जो है पथरी है और पथरी काफ़ी बड़ी है और एक साथ 2 पथरियां हैं, एक 10 mm की है और एक 12 mm की है। अब ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला था, क्योंकि इतने बड़े स्टोन जो थे वो घातक भी हो सकते थे, जानलेवा भी बन सकते थे। जब ये बात उसकी माँ और नानी सुनती हैं तो वो हॉस्पिटल में ही दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि मेरी बेटी मर जाएगी, अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, हम कहाँ से इसका इलाज करवाएंगे, हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। तब फ़ौरन अरुण कुमार पूछते हैं डॉक्टरों से कि कितना पैसा लगेगा ऑपरेशन में। डॉक्टर बताते हैं कि अगर चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाएगा तो 25,000 रुपये और दूरबीन से अगर किया तो 50,000 रुपये का लगभग खर्चा आएगा। तब वो कहते हैं ठीक है, और उसके बाद दोस्तों से जो है डॉक्टर कुछ दवा देते हैं और उसके बाद फिर अरुण कुमार कहते हैं कि आपका कितना बिल हुआ है दवा वगैरह का, इंजेक्शन का। तो 4,000 रुपये वो बिल होता है। 4,000 रुपये अरुण कुमार जी जमा कर देते हैं। जो पिंकी की माँ थी उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये ही जुड़े हुए रखे थे और वहाँ का जो ठेकेदार था जो पुल बनवा रहा था उसका नाम था धर्मेंद्र कुमार। तो अरुण कुमार उससे कहते हैं कि भाई ये जो लड़की थी यहाँ पर जो काम कर रही थी उसका कितना बकाया है तुम्हारे पास, कुछ हिसाब किताब तुम्हारे पास होगा।
तब वो देखता है और कहता है कि हाँ, उसका 6,000 रुपया मेरी तरफ निकल रहा है। अरुण कुमार कहते हैं कि एक काम करना, उसकी तबीयत ख़राब है तो उसके 6,000 रुपये जो आपके पास हैं वो तुम उसके घर पर पहुंचा देना, क्योंकि उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके पास इस टाइम पैसे नहीं हैं और उसे इलाज भी करवाना है, उसे पैसे चाहिए। तब वो कहता है ठीक है साहब, मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन दोस्तों अब उसके बाद जो है वो चले जाते हैं अरुण कुमार जी, और अगले दिन से फिर पिंकी काम पर आने लगती है, क्योंकि उसके दर्द में उसे राहत मिलनी शुरू हो गई थी उपचार के बाद। लेकिन जो ठेकेदार था डी के धर्मेंद्र, वो पैसे उसको देता ही नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों जो 15 तारीख को उसका हिसाब होता था, पिंकी के भी 8,000 रुपये निकल रहे थे। तब वो कहती है कि इनमें से 4,000 रुपये आप अरुण साहब को दे देना, क्योंकि उन्होंने मेरा इलाज करवाया है और मैं ऐसे उन्हें दे नहीं पाऊँगी, तो इसी में से दे देना, बाकी मैं ले लूँगी। तो वो कहता है ठीक है मैं दे दूँगा। उसके बाद फिर एक दिन इंजीनियर साहब को आना हुआ, लेकिन उस दिन पिंकी काम पर आती ही नहीं है, क्योंकि ठेकेदार ने उसे पिछले ही दिन मना कर दिया था कि तुम कल काम पर मत आना, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसका और अरुण कुमार जी का आमना सामना हो या पैसों का कोई लेन देन का हिसाब किताब हो वो उनके सामने खुले। वो ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, उसके दिल में कुछ और चल रहा था। लेकिन अरुण कुमार आते हैं, पूछते हैं कि उसका क्या हाल है पिंकी का। वो बताता है ठीक है, काम पर तो रोज़ आती है लेकिन आज नहीं आई है, पता नहीं क्यों नहीं आई है। फिलहाल अरुण कुमार जी को तसल्ली होती है, चलो ठीक है काम वगैरह कर रही है, अच्छी बात है। उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से देखभाल करके, और फिर 1 महीने तक काम ऐसे ही चलता रहता है, और पुलिया का जो पूरा काम था वो निमट जाता है, सारे मज़दूरों का हिसाब किताब होता है। अब पिंकी का कुल हिसाब लगभग 18,000 रुपये निकल रहा था। ठेकेदार से वो कहती है कि अगर आप साहब से पूछ लेते कि उन्होंने कितना पैसा लगाया था मेरे इलाज में, तो उसके बाद आप बाकी के पैसे मुझे दे दो और बाकी उन्हें दे देना। अब इस पर जो डी के था वो भड़क जाता है। ठेकेदार कहता है कि एक तो उन्होंने अपनी कार में तुम्हें बिठाकर वो लेके गए, तुम्हारा इलाज कराया और अपना दिन भर पूरा बर्बाद किया, कामकाज छोड़ा। अब तुम उनसे हिसाब किताब करोगी और कितना लेगा वो कितना नहीं लेगा, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं अब सब के सब साहब के खाते में जाएंगे, तुम्हें 1 रुपया भी अब नहीं मिलेगा। अब वो करती भी क्या, वो कहती है ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्ज़ी, अगर उन्होंने पैसे लगाए हैं इलाज में तो आप सारे पैसे उन्हें ही दे देना। और अब उसके बाद दोस्तों उदास होकर पिंकी अपने घर चली जाती है और पुलिया का काम बंद हो जाता है, क्योंकि काम पूरा हो चुका था। लेकिन अब आगे उस काम को ओके करने के लिए इंजीनियर साहब को आना था, और 12-15 दिन बाद वो टाइम निकाल कर वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जिस दिन वो वहाँ पर आते हैं, सेम उसी दिन इत्तेफाक से एक बार फिर से पिंकी के पेट में दर्द होता है, और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसकी माँ और उसकी नानी सड़क पर ही बैठी हुई थी, किसी वाहन का इंतज़ार कर रही थी कि कोई वाहन यहाँ पर आए तो उसमें बैठकर वो लोग पिंकी को ले जाकर हॉस्पिटल में जाकर दिखा देंगे। तभी अचानक से दोस्तों अरुण कुमार वहाँ पर आ जाते हैं। वो पुलिया का फाइनल निरीक्षण करने के लिए आए थे। अब वो वहाँ पर पिंकी को देखते हैं तो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या फिर आज फिर दोबारा से तुम्हें दर्द है। वो कहती है कि हाँ आज भी बहुत तेज़ दर्द है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें दिखाकर पहले आता हूँ। तब वो कहती है साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं और वैसे भी पुल का काम बंद हो गया है, तो मेरे पास वहाँ से पैसे आएंगे नहीं, और अब मैं आपको पैसे कैसे दूँगी। अब वो दोस्तों हैरान हो जाते हैं ये सुनकर और कहते हैं ये क्या बातें कर रही हो तुमसे किसने पैसे मांगे हैं और किससे पैसे की बात कर रही हो। तब पिंकी कहती है कि क्यों आपको ठेकेदार साहब ने पैसे नहीं दिए, मैंने आपके पैसों की वजह से अपने 1.5 महीने की मजदूरी कटवा दी है पूरी। ठेकेदार ने कहा था कि वो सारे पैसे आपको दे देंगे। वो कहते हैं कि मैंने तो पैसे मांगे ही नहीं और ना ही मुझे कोई पैसे मिले हैं और ना ही मुझे तुमसे पैसे चाहिए थे, ये कौन सी बातें कर रही हो तुम। चलो फिलहाल कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, तुम पहले गाड़ी में बैठो
और मेरे साथ चलो, तुम्हारा इलाज करवाना ज़रूरी है, तुम पैसे की टेंशन बिल्कुल मत लो। दोस्तों कहीं ना कहीं पिंकी उनको अच्छी लग रही थी, क्योंकि उनके बच्चों का इतना देखभाल करती थी, ख्याल रखती थी, बच्चों को इतना प्यार करती थी। ये चीज़ जो है अरुण कुमार के दिल में घर कर गई थी, इसलिए उनको जो है पिंकी से हमदर्दी हो गई थी। अब वो कहते हैं चलो पहले तुम्हारा इलाज करवाते हैं। अब वो अपनी कार में पिंकी को बिठाते हैं, उसकी माँ को बिठाते हैं, नानी को बिठाते हैं, और फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर अब देखने के बाद कहते हैं अब तो डायरेक्ट ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वरना आप फिर ऐसे ही यहाँ पर टेम्परेरी इलाज करवा लोगे और फिर से दोबारा से दर्द उठने लगेगा कुछ दिन में, इसलिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है, पथरी बड़ी है। अरुण कुमार जी कहते हैं कि ये मजदूरी करती है और वैसे तो मेरी कुछ लगती नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप इसका ऑपरेशन कर दो और जो भी खर्चा होगा मैं वो आपको दूंगा। अब दोस्तों फिर उसका दूरबीन से ऑपरेशन होता है, सारा पैसा जो है वो वहीं पर जमा करते हैं और उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। जब ऑपरेशन के 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब आप लोग मरीज़ से मिल सकते हैं, जाकर मिल लीजिए, उसे होश आ गया है। अब इसके बाद अरुण जी और उनकी नानी माँ जाते हैं, पिंकी बेड पर लेटी थी, उनको देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जो है वो और रोने लगती है। वो उसका अपना रुमाल निकाल कर उसके आंसू पोंछने लगते हैं और कहते हैं घबराओ मत, तुम ठीक हो। और अब उसके बाद वो स्टूल पर बैठ जाते हैं और पिंकी का हाथ बेड पर रखा हुआ था और वो उसके हाथों को टच करते हैं और कहते हैं घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी। और वहीं पर उसकी माँ थी, उसकी नानी भी मौजूद थी और साहब का लाख लाख शुक्र अदा करती हैं वो दोनों। अब आसपास के बेड पर जो मरीज़ थे, उनके परिजन थे, उनकी तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि आजकल तो ऐसा कोई करता ही नहीं है किसी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़की भी अच्छी है, इसका नसीब अच्छा है कि वहाँ पर मजदूरी कर रही थी और इन साहब से मुलाकात हुई और इसको लेकर वो यहाँ पर चले आए, वरना आज के वक्त में इस तरीके से कौन किसकी मदद करने वाला है। फ़िलहाल दोस्तों वो डॉक्टर से बात करते हैं और उनका जो भी पैसा होता है, दवा का पैसा होता है, वो कहते हैं वो सब कुछ मैं जमा करूँगा और वो जमा भी कर देते हैं। उनसे पूछते हैं मरीज़ की छुट्टी आप लोग कब करोगे, आप बता दो उस दिन मैं आ जाऊँगा। डॉक्टर बताते हैं 2 दिन बाद छुट्टी हो जाएगी। वो कहते हैं ठीक है। अब दोस्तों दूसरे दिन वो फिर आते हैं दोबारा से, लेकिन इस बार अपने बच्चों को लेकर आते हैं और कहते हैं चलो दिखाएं तुम्हारी आंटी का क्या हाल है। अब दोस्तों जैसे ही बच्चे आते हैं और पिंकी के पास पहुंचते हैं, तब पिंकी उनको देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेती है, बच्चों को प्यार करने लगती है। उसके बाद वो लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि आंटी आपको क्या हो गया था, हम पापा से रोज़ पूछते थे तो पापा कहते थे आप बीमार हो। तब वो कहती है कि हाँ मैं बीमार थी, लेकिन आपके पापा ने मुझे ठीक करवा दिया है। अब दोस्तों इसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है उसका, पिंकी का, और उसके बाद फिर जो है वो घर लेकर जाने लगते हैं। अब दोनों जो बच्चे थे वो कुछ गिफ्ट लेकर आए थे, जिसे देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। वो अपनी जेब से 2 कैडबरी निकालते हैं और वो पिंकी को देकर कहते हैं लो आंटी, हम आपके लिए कुछ लेकर आए थे, ये सरप्राइज़ है, क्योंकि आप बीमार थी तो इसलिए हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। और जब अरुण जी देखते हैं तो वो भी हंसने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा मैं और कुछ दिलवा देता तुम्हारी आंटी को अगर तुम लोग मुझसे बताते कहते। बच्चे कहते हैं पापा ये तो सरप्राइज़ था आंटी के लिए, आपको हम क्यों बताते। तो फ़िलहाल इस तरीके से बच्चे बहुत ही प्यारे थे और जिस तरीके से पिंकी उनको प्यार किया करती थी, उसी तरीके से बच्चे भी पिंकी को प्यार करने लगे थे। अब दोस्तों इसके बाद फिर सारे लोग चले जाते हैं और 1 हफ्ते बाद फिर जो है हॉस्पिटल दिखाना था। फिर अरुण जी आते हैं, अपने दोनों बच्चों को लेकर आते हैं और जब हॉस्पिटल में वो जाते हैं, सारा टाइम डॉक्टर देखते हैं, उसे देखकर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं है। और फिर से अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, वो बताते हैं अब पूरी तरह से स्टोन निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों अब जो हैं, जब सारे लोग वहाँ पर बैठे थे तभी पिंकी जो है उन बच्चों से पूछती है
कि आपकी मम्मी घर पर क्या करती हैं, आप लोगों से पूछती नहीं हैं कि आप लोग इतनी देर कहाँ जाते हो, कहाँ घूमने जाते हो। तभी दोस्तों जो रोहन था वो कहता है कि मेरी मम्मी नहीं है। इतना सुनते ही पिंकी चौंक जाती है। वो कहती है क्या हुआ मम्मी, वो कहाँ है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तब रोहन रोकर कहता है आंटी मेरी मम्मी मर चुकी हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, हम अपने पापा के साथ ही रहते हैं। ये कहते हुए छोटे बच्चे, उनकी आंखों में आंसू थे। पिंकी भी नरम दिल की थी, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पिंकी उनको अपनी छाती से लगा लेती है और कहती है नहीं बेटा, ऐसा मत कहो कि तुम्हारी मम्मी नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब ये बात बेटी सुनती है तो कहती है कि आंटी जब मैं अपनी मम्मी को याद करती हूँ तो मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ और मुझे लगता है आप मेरी मम्मी हो, और अगर आप मेरी मम्मी हो तो आप मेरे घर पर चलो, पापा के घर पर चलो हमारे साथ। अब दोस्तों पिंकी कुछ नहीं बोलती, वो चुप्पी साध लेती है। तभी वहाँ अरुण कुमार आ जाते हैं फ़ौरन। अब बच्चे उनके पास दौड़कर जाते हैं और कहते हैं कि पापा देखो आंटी कह रही हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तो आंटी को लेकर आप हमारे घर चलो ना, हमें मम्मी मिल जाएंगी। अब ये दोनों बच्चे अपने बाप को फोर्स करने लगते हैं कि इनको घर पर लेकर चलो, लेकिन वहाँ पर अरुण कुमार भी थे, पिंकी थी, उसकी नानी, उसकी मम्मी भी बैठी थी। ये चारों लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बच्चों के सवालों का जवाब क्या दिया जाए और क्या किया जाए। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। पिंकी जो है वो उदास बैठी हुई थी। लेकिन जब बच्चे ज़्यादा फोर्स करते हैं, पिंकी से कहते हैं कि आंटी चलो ना आप हमारे साथ, हमारे घर चलो, हमें अच्छा लगेगा, तब वो कहती है कि पापा से पूछ लो, मुझे लेकर चलेंगे। उन्होंने नरम लहजे में कहा कि क्यों नहीं पिंकी, मैं तुम्हें ले चलूँगा घर, अगर तुम चलना चाहोगी तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। अब उसके बाद उसकी नानी से, उसकी मम्मी से वो बात करते हैं कि अगर बच्चे इसके साथ इतना घुल मिल गए हैं और ये भी जो है इनमें, इसे भी इस टाइम आराम की ज़रूरत है, तो अगर मेरे घर पर ये चलेगी तो अच्छी रहेगी। तब वो कहती हैं ठीक है साहब, आप ले जाइए, मेरी बेटी बहुत सीधी है, आपके बच्चों की देखभाल भी अच्छे से कर लेगी, समझदार भी है। अब उसके बाद जो है वो पिंकी को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद पिंकी और भी ज़्यादा बच्चों से घुल मिल जाती है, क्योंकि पिंकी की आदत बेमिसाल थी और बच्चे भी उससे अपनी माँ की तरह मोहब्बत करने लगते हैं। उन्हें कभी एहसास नहीं होता था कि ये कोई दूसरे घर की है, बिल्कुल माँ की तरह उसके साथ वो रहा करते, माँ जैसा व्यवहार करते, अपने बच्चों के जैसा ही वो भी मानती थी। अब दोस्तों एक साथ रहते रहते धीरे धीरे अरुण में और पिंकी में प्यार होने लगा, लेकिन फिर भी अरुण कहते हैं कि देखो ऐसा है, तुम्हारी उम्र काफ़ी कम है, मुझसे तुम लगभग 12 साल छोटी हो, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि अब ये बच्चे भी तुम्हें छोड़ने वाले तो हैं नहीं और कहीं ना कहीं इस घर को तुम्हारी ज़रूरत भी है। अब दोस्तों जो पिंकी थी उसकी शादी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उसका पति शराबी था, जुआरी था, एकदम लापरवाह किस्म का आदमी था। उसको वो 4 साल पहले ही छोड़ चुकी थी। पिंकी कहती है कि साहब अगर आप मुझे अपनाना चाहते हैं तो ये मेरी भी खुशनसीबी होगी कि आप मुझे अपनाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी आपके साथ रहने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और बेइंतहा मोहब्बत इन दोनों के बीच हो जाती है और कुछ ही दिन बाद फिर वो दोनों अपने घर परिवार वालों को बता देते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं। सारे परिवार वाले भी खुश होते हैं काफ़ी और उसके बाद कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की मौजूदगी में एक मंदिर में जाकर पिंकी और अरुण कुमार जी शादी कर लेते हैं। इनकी शादी हो जाती है और उसके बाद खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 2 साल बाद पिंकी एक बच्ची को जन्म देती है और आज ये सारा परिवार बहुत अच्छे तरीके से रहता है। आज वो बच्ची भी 1 साल की हो चुकी है और तीनों बच्चे बहुत प्यारे से अपनी माँ पिंकी के साथ रहते हैं, बहुत प्यार के साथ। तो दोस्तों एक तरफ ठेकेदार जैसे लोग होते हैं, दूसरी तरफ इंजीनियर साहब जैसे लोग होते हैं। कितना फ़र्क होता है लोगों में।
आपको ये कहानी कैसी लगी, आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास भी कोई इमोशनल कहानी है, कोई सच्ची घटना है, माँ बाप की हो, पति पत्नी के बीच के रिश्ते की हो, दोस्ती की हो, तलाकशुदा पति पत्नी की हो, या कोई भी इमोशनल सच्ची घटना हो, तो आप मेरे साथ उस घटना को शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और उसके बाद इसी चैनल पर आपकी उस कहानी को मैं ज़रूर सुनाऊंगा। और आप कहां से कहानी सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के नाम ले सकूं कि हमारे जो फैमिली के लोग हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम, मुश्किल से 150, 150, 160, 70 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन आप लोग मेरी सपोर्ट करें, क्योंकि एक कहानी की रिसर्च में बहुत वक्त लगता है, फिर डीपली उसके अंदर घुसना, बारीकियों को जानना और उसके बाद आप तक पहुंचाया जाता है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। 5-6 घंटे का वक्त लगता है एक वीडियो की रिसर्च में, तब ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंच पाती है, लगभग 20-25 मिनट की या आधा घंटे की। तो आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा वसूल ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घटना आपके पास कोई सच्ची है, सच्ची ही होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सच्ची घटना ही मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। घटना अगर सच्ची है तो ज़रूर बताएं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची प्यारी सी कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।